नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची में कई जगहों पर ईडी के छापे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर मिले 25 करोड़ रुपए से अधिक कैश। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड में मिला नोटों का पहाड़, जो खाएगा वो जेल जाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों को मामलों में खारिज की जमानत। सीआईएससी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे हुए घोषित। 10वीं क्लास में 99.47% और 12वीं क्लास में 98.19% छात्र उत्तीर्ण। लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले फिर किया बेहतर प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अंतिम चरण में मतदान की तैयारियां। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों के लिए चरम पर प्रचार। ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, ओडिशा में बीजेडी अस्त और कांग्रेस पस्त। भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर उभरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में किया रोड शो। बिहार में भी गरजेंगे शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। राम मंदिर पर दिए बयान में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। कहा, राहुल गांधी राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। और भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम हिस्से आज से कुछ राहत मिलने के आसार। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर की जनसभा में झारखंड में मिले नोटों के ढेर का जिक्र किया और कहा कि वो जब कार्रवाई करते हैं तो लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। और इससे पहले रांची से खबर आई कि वहां कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से काफी मात्रा में नकदी बरामद की गई, जिसकी गिनती अब भी जारी है। वर्ष 2019 में वीरेंद्र के राम के एक सहयोगी से अधिक संख्या में नकदी बरामद किए जाने और कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के पाए जाने पर ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वीरेंद्र के राम को फरवरी 2023 में
रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में हुई गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया जा सका। फिलहाल वो जेल में है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापा मारा था। कई दिनों की कार्रवाई के बाद यहां अरबों की संपत्ति मिली थी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे, उसे इन रुपयों ने सत्यापित कर दिया है। निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतना करोड़ रुपया मिल रहा है, इसका मतलब ही है कि और कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के, जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जीत भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट कैसे अंबार मिलेगा। और बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की अंतहीन कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव हैं उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस मामले पर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पीएस का बचाव करते हुए कहा कि संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है और हमारे पीएस हैं। हम पीएस का चुनाव अनुभव के आधार पर करते हैं। जो आप देख रहे हैं वही हम भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा वो देखा जाएगा। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ये याचिका खारिज हुई है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत ने यह फैसला लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों केस में कविता की जमानत याचिका खारिज की है। और अब बात 24 की चुनौती की। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के गंजाम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां सरकार बनने के बाद बीजेपी पूरी शक्ति से सभी घोषणाओं पर अमल करेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया था, वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और 5 साल में लोगों ने काफी काम किया और अब त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए बदनाम हो चुकी थी, हमें मौका दिया गया। योगी जी बैठे और आज यूपी विकास कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। पीएम ने कहा कि 6 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह होगा। आज 6 मई है।
6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बहरामपुर की सभा में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत तो किया ही गया, साथ ही साथ इस दौरान बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने पंडाल के बाहर रहकर अपने प्रिय नेता को सुना और देखा। ये बताता है कि पीएम मोदी के प्रति जनता का अपार जन समर्थन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान जन सैलाब देखने को मिला। भाजपा ने कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता रॉय को उम्मीदवार बनाया है। रोड शो के दौरान अमृता रॉय भीड़ का अभिवादन करती नजर आई। इस निर्वाचन क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। 2019 में भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही थी और टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने ये सीट जीती थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करना। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर देना। 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने साफ बोला है कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि एनडीए को 400 सीट तो छोड़िए 150 सीट भी नहीं मिलने वाली है। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। वे बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के दौरान कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रमुख गोपाल राय भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को यानी कि कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल मतदान होना है।
बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बदायूं में रिपोर्ट दर्ज की गई है उनके खिलाफ। बदायूं बसपा जिला अध्यक्ष आरपी त्यागी की ओर से दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने की बात कह रही है। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में सामाजिक माहौल बिगाड़ने की प्रबल संभावना लगाई गई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। श्यामलाल पाल को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बाबत पार्टी लेटर पैड पर आदेश जारी किया गया है। वो नरेश उत्तम पटेल की जगह लेंगे। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वे एक आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। वहीं राधिका खेड़ा ने भी कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि जब से वो राम मंदिर से लौटकर आई हैं तब से कांग्रेस पार्टी उनसे नफरत करने लगी है। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। जब वहां से मैं वापस आई तो तन, मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई। और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला हो या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, इंडी गठबंधन के द्वारा दिए गए देश विरोधी बयान केवल संयोग नहीं, प्रयोग है। देश की जनता को इसे समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन से कि आपका एक प्रमुख सहयोगी जो उस राज्य से आता है जहां से आप सांसद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है भारत का परमाणु भंडार समाप्त कर देंगे, मैनिफेस्टो में कहते हैं, और दूसरा गठबंधन सहयोगी कहता पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं देश के करोड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, इन दोनों का मिलाकर जवाब समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये सोचा समझा खतरनाक प्रयोग है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और दुर्भाग्य से वो बम हम पर ही गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की प्रतिक्रिया में दिया। रक्षा मंत्री ने हाल ही में यह कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा था, है
और रहेगा। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। खबर पुंछ से है। पुंछ में आतंकवादियों द्वारा भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हुए हमले को पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतने का रास्ता तैयार करती है। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। और वहीं कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। और ये भी दिखता है कि कांग्रेस, जिसके राज में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया, और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद कहा गया कि जब भी चुनाव आते हैं पुलवामा और आतंकवादी हमले होते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तेज प्रताप के इस बयान की निंदा की है और कहा कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसे बयान देते हैं। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं, याद है ना आपको? वही बात तेजस्वी बोल रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले 2 चरणों के मतदान से ये साफ हो गया है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र में नई सरकार बनने का भी उन्होंने दावा किया है।
पूरी तरह से साफ है 2 चरणों के मतदान के बाद कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। सुपड़ा साफ है 2 चरणों में, और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है सरकार नहीं बनने की। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने एक रोड शो किया और जनसभा को भी संबोधित किया। करनाल सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रायबरेली और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी दी है। रायबरेली सीट से इस बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। वहीं अमेठी सीट से कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा को टिकट दिया है। तो इस खबर के साथ इस समाचार के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।